दोस्तों, ऑनगोइंग ईरान वॉर से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को तगड़ा झटका लगा है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल क्रॉस कर चुकी हैं। 2022 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है। यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल या उससे भी ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि युद्ध के कारण ऑयल प्रोडक्शन डायरेक्टली डैमेज हुआ है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया गया है। ईरान की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़, जहाँ पर लाखों लीटर ऑयल स्टोर्ड था, हमलों के बाद उसमें आग लग गई है। सोशल मीडिया पर भयानक तस्वीरें और वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं, काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि वहाँ पर तेल की बारिश हो रही है। पूरा वातावरण पोल्यूट हो चुका है। काले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया है। ईरान भी बदला ले रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, गल्फ रीजन के ऊपर अटैक कर रहा है। कई गल्फ कंट्रीज़ की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़, डिपोज और इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है। इसके कारण प्रोडक्शन को शट डाउन करना पड़ा है। अब प्रोडक्शन कट होगा तो सप्लाई गिरेगी, लेकिन ग्लोबल डिमांड तो हाई है, तो फिर क्या होगा? कीमतें बढ़ेंगी। बस यही हो रहा है। बहुत से गल्फ देश प्रोडक्शन को इसलिए भी घटा रहे हैं क्योंकि ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। युद्ध के बीच में जब मिसाइलें और ड्रोन चल रही हैं, आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्व का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। विश्व की लगभग 20% ऑयल सप्लाई इस पतले से सी रूट से मूव होती है। 20% यानी कि 1/5। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान और यूएई जैसे देश इसी पर निर्भर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही अपना तेल एक्सपोर्ट करते हैं। अब युद्ध के दौरान ऑयल टैंकर्स के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स लगने का खतरा है। यही कारण है कि ऑयल टैंकर्स डर के मारे इस रूट को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैरीटाइम ट्रैफिक ड्रास्टिकली गिर चुका है। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से शिप्स ने इस एरिया के आसपास भी आना बंद कर दिया है। कई ऑयल टैंकर्स ने अपना रूट चेंज कर लिया है। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स गल्फ के बाहर वेट कर रहे हैं, स्थिति के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। शिप्स के इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इस वॉर के शुरू होने के हफ्ते भर में पूरा ग्लोबल एनर्जी मार्केट हिल चुका है। करंट प्रॉब्लम्स और फ्यूचर की रिस्क को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो रहे हैं। वॉर के स्प्रेड होने के डर से तेल की कीमतें और बढ़ रही हैं। ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जॉइंट अटैक्स किए थे। अब बस 8 ही दिनों में ऑयल की कीमतें 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 2022 में यूक्रेन वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस आपको याद होगी, ये उससे भी भयानक है। इसको लेकर सभी देश चिंतित हैं, क्योंकि जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि एनर्जी अगर महंगी होगी, फ्यूल अगर महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा, तो सभी सामानों का दाम बढ़ जाएगा। सामान को ट्रांसपोर्ट करना महंगा हो जाएगा तो सामान की प्राइस बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन को चेक इन करने के लिए सेंट्रल बैंक्स स्टेप इन करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बोरोइंग घटेगी, इन्वेस्टमेंट्स घटेंगे, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा। देशों में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये जो दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स शार्पली रिएक्ट कर रहे हैं, वो इसी रिस्क को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एनर्जी चोक पॉइंट्स ही कंट्रोल करते हैं। इधर यदि कोई भी टेंशन हुई तो संपूर्ण विश्व के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा, टैंकर्स के ऊपर अटैक चलता रहा, ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज बंद होती गईं, ऑयल का फ्लो हेविली डिसरप्ट होता रहा, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा। एयरलाइंस, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ की कॉस्ट एकदम आसमान छूने लगेगी। स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। पूरे विश्व की इकोनॉमीज़ में ड्रामेटिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा। 1973, 2008 पहले भी हम इस तरीके के इकोनॉमिक स्लोडाउन देख चुके हैं। वापस से ऐसा होने का खतरा बढ़ गया है। भारत जैसे देश, जो कि अपना मेजॉरिटी ऑफ ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो इसमें वर्स्ट अफेक्टेड होंगे। भारत की 40% से ज़्यादा एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होती है। तो एनर्जी में जो ये डिसरप्शन होगा, ये भारत की इकोनॉमी को ज़बरदस्त रूप से हिट करेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ जाएंगे, रुपये डिप्रिशिएट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सरकार के ऊपर फिस्कल स्ट्रेस बढ़ेगा, पब्लिक रिसेंटमेंट देखने को मिलेगा। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अमेरिकन रजीम की स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के कारण ये युद्ध शुरू हुआ। इसकी वाकई में कोई आवश्यकता नहीं थी। ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर था, अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस देने के लिए मान गया था, लेकिन इजराइल के प्रेशर में अमेरिका ने इस सब को इग्नोर कर दिया और ईरान को अंडर एस्टिमेट करते हुए एक मिसकैलकुलेटेड मूव उठा ली, जिसका परिणाम अब सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े एनर्जी शॉक के करीब हैं। ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन से बहुत से देश इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेंगे। इतिहास सबक लेने के लिए होता है। जब हम इतिहास को इग्नोर करते हैं तो इसी तरह की हालत होती है।
हिस्टोरिकली जब हम जानते हैं कि ऑयल शॉक्स ने ग्लोबल रिसेशन को ट्रिगर किया है, तो फिर वेस्ट एशिया जैसे महत्वपूर्ण मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में क्या टेंशन्स क्रिएट करने से पहले सोचा नहीं जाना चाहिए था? ऐसे रीजन में एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन के कारण इंस्टेबिलिटी आ गई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बंद हो गया। तो ये तो ऑब्वियस है, अब एनर्जी मार्केट्स डेंजरसली हिट होंगे। अमेरिका भी इससे बच नहीं पाएगा। अमेरिका के भीतर भी बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फूड सब कुछ महंगा होगा। वहीं अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक राइवल्स चाइना और रशिया एक बेहतर पोजीशन में होंगे। एज कम्पेयर टू अमेरिका उनको कम नुकसान होगा इस क्राइसिस से। चाइना ने ईरान, रशिया, गल्फ स्टेट्स के साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी डील्स कर रखी हैं, भविष्य की प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं। ये चाइना को सडन प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाएगा। इसके अलावा चाइना ने ह्यूज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बिल्ड कर रखे हैं जो चाइना को कई महीनों का कवर दे सकते हैं। इनकी मदद से चाइना ऑयल सप्लाई शॉक्स को बेटर हैंडल कर सकता है। यूरोप का हाल बहुत बुरा होगा। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका के प्रेशर के चलते यूरोप ने रशिया से एनर्जी टाइज कट ऑफ कर लिए। रशिया की चीप एनर्जी को मना करके एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स पर ये चले गए। और अब जब मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाईज में भी डिसरप्शन आ रहा है, तो यूरोपियन देशों को ज़बरदस्त इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस करना पड़ेगा। वेस्टर्न इकोनॉमीज़ कमज़ोर होंगी तो चाइना की रिलेटिव इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी। डेफिनेटली चाइना के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसके जो राइवल्स हैं वो उससे भी ज़्यादा सफ़र करेंगे। ये सब किया धरा वेस्टर्न देशों का है, तो वही ज़्यादा सफ़र करेंगे। यूरोप तो अभी यूक्रेन वॉर के बाद आई एनर्जी क्राइसिस से ही पूरी तरीके से उभर नहीं पाया है। एनर्जी शॉक से अभी भी रिकवर कर रहा है। और अब उसके सामने एक और नई समस्या आ गई। अब मिडिल ईस्ट से भी एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो गई। डोमेस्टिक ऑयल रिसोर्सेज है नहीं, यूरोप इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है, तो सप्लाई शॉक से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया है वहाँ पर। यह जो आने वाला इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, ये यूरोप में ज़बरदस्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। बस यही कारण है कि अब हमको यूरोप के अंदर कुछ वॉइसेस उठती हुई दिख रही हैं जो कि अमेरिकन और इजरायली एक्शंस को अपोज कर रही हैं। उनकी कोई ह्यूमैनिटी नहीं जाग गई है। जब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स पर चोट लगती हुई दिखाई दे रही है तो वो बोल उठे हैं। जब गाज़ा फ्लैटन हो रहा था तब वो शांत थे। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान हर जगह शांत थे। वेनेजुएला में मैड्यूरो को कब्जाया गया, वो शांत थे। लेकिन जैसे ही ग्रीनलैंड के ऊपर बात आ गई, वो एकदम से एक स्वर में खड़े हो गए। तो बात अपने हितों की है। जब अपने हितों के ऊपर चोट पड़ती है तो बोल उठते हैं लोग। वेस्टर्न देशों को अपने ईयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तब अपना फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यूक्रेन वॉर और ईरान वॉर, यहाँ पर उनका घाटा हो रहा है। तो जब अपना लॉस होगा, अपनी इकोनॉमी हिट होगी, तो हम बोल पड़ेंगे। वही हो रहा है। रशिया और चाइना को कुछ करना ही नहीं पड़ा। वेस्टर्न देशों ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। रशिया और चाइना बस अब आराम से बैठकर देख रहे हैं, ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अमेरिका के इस ऑपरेशन को इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं। अब रशिया के ऑयल की डिमांड ऑल टाइम हाई है। रशियन ऑयल पर सैंक्शंस हटाने की बात चल रही है। अमेरिका ने भारत को भी 30 दिन का वेवर दिया है ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट स्टेबलाइज हो सकें, ऑयल फ्लो होता रहे। तो रशियन ऑयल फिर से डिमांड में आ गया, रशिया का फ़ायदा होगा। चाइना को रशिया से ऑयल मिल जाएगा, चाइना का फ़ायदा होगा। सफ़र कौन करेंगे? अमेरिका और यूरोप। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो गेन करेगा, लेकिन आम लोग सफ़र करेंगे। और भारत जैसी इकोनॉमीज़ जो कि ऑयल प्राइसेस के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो भी सफ़र करेंगी। तो इस पूरी क्राइसिस से चाइना और रशिया के पास रिलेटिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब ये जो आने वाली रिस्क्स हैं, इसको देखते हुए भारत कह रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व कर लो कॉन्फ्लिक्ट को। एस्केलेशन के बजाय नेगोशिएशंस के लिए कह रहा है भारत, क्योंकि भारत को सीधा सीधा खतरा है। भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस से भारत को डिस्काउंटेड ऑयल मिला था, लेकिन यहाँ मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो रही है, इससे भारत का नुकसान होगा। यहाँ भारत को महंगा तेल मिलेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर चोट पड़ेगी। ये वाली कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से अलग है। ये डायरेक्टली भारत की इकोनॉमी को हिट करेगी। अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब भारत को अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करना होगा। हम मल्टीपल राइवल पावर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करते हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने से बचते हैं, बट जब हमको इंटरनेशनल लॉ का क्लियर वायलेशन होता हुआ दिख रहा हो, जब हमें किसी अग्रेसर के द्वारा क्लियर कट बुलिंग देखने को मिल रही हो, उस समय न्यूट्रल होने का मतलब होता है अग्रेसर का साथ देना। देशों को उस दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब उनका नंबर आए, जब उनकी बारी आए। कहीं भी किसी भी देश के साथ यदि गलत हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है, बाकी सभी देशों को एकजुट होकर के उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से तो किसी बात की उम्मीद नहीं है। जब कोई ताकतवर देश इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा तो यूनाइटेड नेशंस पूरी तरीके से यूजलेस है, एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देशों को ही आपस में मिलकर गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा।
नहीं तो इस प्रकार के वायलेशंस रिपीट होते रहेंगे। कुछ सिलेक्टिव देशों के गलत काम की वजह से पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है, ऐसा अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा अगर इसे रोका नहीं गया तो। न्यूट्रल स्टांस लेकर और स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन करके हम बस सिचुएशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। यदि चीज़ों को बदलना है तो फिर इंटरवीन करना पड़ेगा, एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, रेड लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार की दादागिरी और इम्प्यूनिटी जारी रहेगी। हमें इस प्रकार का फेयर ग्लोबल ऑर्डर चाहिए जहां नियम सबके लिए समान हो, जहां डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी ना हो, जहां ताकतवर देश अपनी मर्जी से नियमों को कभी भी ना तोड़ दें, जहां ओपनली कहा जा रहा है कि हम उन लोगों को फ्लैटन कर देंगे, उनके ऑयल को कैप्चर कर लेंगे, जहां पर इंटेंशंस क्लियर कट हैं। रिसोर्स कंट्रोल की लड़ाई है, बट उसे अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता रहा है, अभी भी दिया जा रहा है, और लोग साइलेंटली वॉच भी कर रहे हैं। तो आप अग्रेसर और बुली के अगेंस्ट जितना चुप रहोगे उसके एक्शंस उतने ज़्यादा रीइंफोर्स होंगे। जब अपने पे बात आएगी तब तो खैर बोलना ही पड़ेगा, तो जब देर सवेर बोलना ही है तो अभी से करने लगो, उस दिन का वेट क्यों करें।